बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। गणित के हवाले से क्लास 10th आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर है 5। चैप्टर नंबर 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसका नेम है रिप्रोडक्शन। चैप्टर का नेम क्या है? रिप्रोडक्शन। चैप्टर का नेम रिप्रोडक्शन, यानी आज हमारा जो टॉपिक है वो भी रिप्रोडक्शन। इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन क्या होती है, प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन। प्रोडक्शन में पैदावार, पैदा होना, किसी प्रोडक्ट्स का पैदा होना, उसको बनाना। रिप्रोडक्शन दोबारा बनाना, रिप्रोडक्शन में दोबारा बनाना। तो क्या मतलब इसका? तो ये लिविंग थिंग जो हैं अपने जैसा नया जानदार पैदा करते हैं। लिविंग थिंग्स जो हैं अपने जैसा नया जानदार पैदा करते हैं, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, तो इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे क्या है रिप्रोडक्शन की? क्या डेफिनेशन हम लिखेंगे? प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम सेम स्पीशीज। Same species is called reproduction. Is called reproduction. इसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। यानी लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं ये अपने जैसा नया जानदार पैदा करते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। तो ये जो है रिप्रोडक्शन जो है लिविंग थिंग्स का फंडामेंटल कैरेक्टर है। लिविंग थिंग्स का फंडामेंटल कैरेक्टर है कि अपनी नस्ल को आगे कंटिन्यूस करते हैं, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं। नस्ल दर नस्ल इनके आगे जानदार पैदा हो जाते हैं, तो इस तरह इनकी नस्ल कायम रहती है। आने वाली दुनिया तक उसकी नस्ल कायम रहती है। इसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। ये फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ द लिविंग थिंग। इट इज द फंडामेंटल रिप्रोडक्शन is the fundamental character. Fundamental character of the living things. जितने भी कायनात में लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनका ये फंडामेंटल कैरेक्टर है कि अपनी नस्ल को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये कंटिन्यूएशन ऑफ द लाइफ, कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीशीज। क्लियर? तो रिप्रोडक्शन। अब हम इसकी इंपॉर्टेंस, ये रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? फंडामेंटल कैरेक्टर तो है, लेकिन ये क्यों जरूरी है? ये स्पीशीज के अंदर, लिविंग थिंग्स के अंदर अपनी नस्ल को आगे चलाना ये क्यों जरूरी है, और किस तरह ये अपनी नस्ल को आगे कंटिन्यू करती है? ठीक है, तो इसको, इसकी इंपॉर्टेंस ऑफ द रिप्रोडक्शन। Importance of the reproduction. Importance of the reproduction. इसकी अहमियत क्यों है, क्यों इतना जरूरी है रिप्रोडक्शन करना, अपनी नस्ल को आगे चलाना? तो इसका जो पहला स्टेप है वो कौन सा है? पहला स्टेप है इसका कंटिन्यूएशन ऑफ continuation of the species। स्पीशीज को कंटिन्यूअस रखना, स्पीशीज को कंटिन्यूअस रखना, यानी नस्ल दर नस्ल जानकर चलते जा रहे, एक नस्ल के बाद फिर दूसरी, फिर तीसरी, यूं कंटिन्यूअस रहना। तो इसमें रिप्रोडक्शन एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द लाइफ। इसका रिप्रोडक्शन इज द reproduction is essential for the
कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीशीज को कंटिन्यूस रखना करना, यानी स्पीशीज की ज़िंदगी को कंटिन्यूस रखना, उसकी वैरायटी को कायम रखना, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर एक लिविंग थिंग्स होगा तो उसी पर आगे नया जानवर पैदा होकर उसकी नई नस्ल पैदा हो जाएगी, तो वो अपनी ज़िंदगी पूरी करके ख़त्म हो जाए, उसकी नई नस्ल तैयार है, वो आगे फिर मैच्योर होके नया नस्ल पैदा करेगी। तो इस तरह कंटिन्यूएशन जो है ना, मुसलसल नस्ल दर नस्ल उसकी आगे चलती जा रही है, तो ये एसेंशियल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक स्पीशीज़ की आगे नस्ल आगे नहीं चलती वो तो वही स्टॉप हो जाएगी, आगे कंटिन्यूस नहीं की, और उसकी नस्ल जो है ऐसा ऐसा वो ख़त्म हो जाएगी। तो अपनी नस्ल को कायम रखने के लिए कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीशीज इज द एसेंशियल फॉर द लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स के लिए अपनी नस्ल को कायम दायम रखने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर? नंबर 2 में है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करना। तो रिप्रोडक्शन ensure the transformation of genetic material from one generation to other generation जी, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करना, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रांसफर करने के लिए रिप्रोडक्शन का तरीका ये बेहतरीन तरीका है कि इसमें रिप्रोडक्शन ही यकीनी बनाती है कि वालिदैन की खसूसियत जो हैं वो आने वाली नस्लों के अंदर ट्रांसफ़र हो। वालिदैन के जो करैक्टर्स हैं, वालिदैन की जो खसूसियत हैं, यानी पेरेंट सेल की या पेरेंट ऑर्गेनिज्म की जो खसूसियत हैं वो आने वाली नस्लों की, फिर वो आने वाली नस्ल जब मैच्योर हो जाएगी, रिप्रोडक्टिव एज को पहुंचेगी, तो देन फिर वो आगे नस्ल को रिप्रोड्यूस करेगी। तो फिर उसके करैक्टर यानी पेरेंट करैक्टर, ऑफस्प्रिंग जब मैच्योर होंगे तो उनके करैक्टर फिर आगे वाली नस्लों में। तो इस तरह ट्रांसफ़र जेनेटिक मटीरियल को, विरासती मादा को, यानी वालिदैन की खसूसियात को आने वाली नस्लों के अंदर ट्रांसफ़र करना। तो इसके लिए रिप्रोडक्शन इंश्योर द, ये यकीनी बनाती है, रिप्रोडक्शन के जरिए ही वालिदैन की खसूसियात को आने वाली नस्लों के अंदर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। क्लियर बात? नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस के अंदर ये वो पॉइंट्स है हमारा कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीशीज, ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। तो तीसरे नंबर प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग। ज्यादा ऑफस्प्रिंग में औलाद, बच्चे, ठीक है ना? तो ज्यादा प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग, ज्यादा बच्चे पैदा करना, ठीक है ना? तो ज्यादा बच्चे पैदा करना। तो इसमें क्या होता है, लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग, ठीक, फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग for the next generation। आने वाली नस्लों के लिए ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। इंडिविजुअल जो हैं आने वाली नस्लों के लिए, आने वाली नस्ल के लिए
ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं आने वाले के, ताकि उसकी नस्ल ज़्यादा से ज़्यादा चले। ठीक है, इंडिविजुअल प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन के लिए ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। क्यों ज़्यादा बच्चे क्यों पैदा करते हैं? तो उसमें बात ऐसा होता है कि बहुत से इंडिविजुअल जो हैं और वो डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं बहुत सारी रीज़न की वजह से डाई हो जाते हैं, बहुत सारी वजह से, ताकि अगर वो कम बच्चे पैदा होंगे, अगर वो किसी बीमारी से वो मर जाते हैं तो उसके नस्ल को ब्रेक होने का खतरा, उसके नस्ल को ख़त्म होने का खदशा पैदा हो सकता है। तो इसलिए वो आने वाली नस्ल के लिए ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, ताकि उसमें कुछ किसी बीमारी की वजह से अगर फौत हो जाते हैं, मर जाते हैं, ताकि जो कुछ बच गए हैं वो अपनी नस्ल को आगे कंटिन्यूअस रख सकें। तो इसमें क्या होता है? बिकॉज, ठीक है, बिकॉज मैनी इंडिविजुअल are die due to various रीजन, मुख्तलिफ किस्म के रीजन की वजह से होते हैं। वो रीजन क्या हो सकती है? डिजीजेज, किसी बीमारी के अंदर हो सकते हैं, कंपटीशन, खुराक का कंपटीशन, रिहाइश का कंपटीशन, इन्वायरमेंट के अंदर, लिविंग थिंग्स के अंदर कंपटीशन होता है, उसकी वजह से भी हो सकते हैं। एंड जेनेटिक फैक्टर, ठीक है, जेनेटिक फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, टू रीच द रिप्रोडक्टिव एज, to reach the reproductive age, रिप्रोडक्टिव एज तक, यानी बालिग होने तक, मैच्योर होने तक बहुत से इंडिविजुअल जो हैं वो किसी न किसी रीज़न की वजह से वो क्या हो जाते हैं? फौत हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो उसकी रीज़न क्या हो सकते हैं? डिजीजेज हो सकते हैं, मुख्तलिफ किसी की बीमारियाँ हो सकती हैं, कॉम्पिटिशन हो सकते हैं, खुराक का कॉम्पिटिशन है, ठीक है ना, जगह का कंपटीशन है, देन अदर्स, ठीक है ना। तो इस कंपटीशन की वजह से बहुत सारे लिविंग थिंग जो कमज़ोर होते हैं वो मुकाबला नहीं कर पाते, वो दूसरे जानवरों का शिकार हो जाते हैं या वो हालात का मुकाबला नहीं कर सकते, तो जिसकी वजह से वो कमज़ोर होने की वजह से वो पीछे रह जाते हैं और ऐसा ऐसा वो अपनी ज़िंदगी खो बैठते हैं। इस तरह कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम भी आ सकते हैं जब ट्रांसफ़र होते हैं, कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं हमारे जनरेशन वेदर, तो दैन भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से वो फैक्टर भी हैं, तो जिसकी वजह से आने वाली नस्ल के अंदर कोई ना कोई फॉल्ट पैदा हो जाता है, तो जिसकी वजह से वो नस्ल अपने करैक्टर को विरासती मादे को आने वाली नस्लों में ट्रांसफ़र नहीं कर पाते, तो जिसकी वजह से वो रिप्रोडक्टिव एज तक पहुँचने से पहले ही वो इस दुनिया को छोड़ चुके होते हैं। तो इस तरह, और जो बिल्कुल फिट होते हैं वही आगे जा सकते हैं। अब नंबर 3 था ये, अब नंबर 4, नंबर 4 क्या है? फिटेस्ट इंडिविजुअल सिलेक्शन, फिटेस्ट इंडिविजुअल सिलेक्शन, ठीक है, जो बेहतरीन करैक्टर के लिहाज से जो बिल्कुल फिट है, ठीक है ना, बिल्कुल फिट हैं, वो इंडिविजुअल आगे सेलेक्ट होते हैं आगे नस्ल को चलाने के लिए, कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीशीज। जो सबसे फिट और बेहतरीन होते हैं, यानी उसके अंदर पूरे करैक्टर्स होते हैं, तो वो जो है आने वाली नस्लों के अंदर अपने करैक्टर को ले जा सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब हमने कोई क्रॉप्स ग्रो करनी होती है, गंदम काश्त करनी है, कपास काश्त करनी है या कोई और करवा, तो उसका बीज देख हम कैसे सिलेक्ट करते हैं? उसका बीज हमारे पास पड़ा होता है, हमने घर में सेव किया होता है, तो पिछली वाली फसल का हमने सेव किया होता है क्योंकि हमने आगे इसको फिर काश्त करना है, तो उसका बीज देखें हम उसको बिल्कुल सेहतमंद बीज है उसका सिलेक्शन करते हैं।
उसमें कमज़ोर बीज होते हैं उसको निकाल देते हैं, या बीज को कट लगे होते हैं, या उसको कोई बीमारी लगी होती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें ये प्रॉब्लम आ जाते हैं, वो बीज हम सारे निकाल देते हैं। बिल्कुल उसमें बिल्कुल साफ़ सुथरा और सेहतमंद जो बीज होते हैं वो हम सिलेक्ट करते हैं दोबारा काश्त करने के लिए। जब उस बीज को हम अपनी ज़मीन में बोते हैं तो उसे एक बेहतरीन और सेहतमंद पौधा निकलता है, उससे बेहतरीन एक सेहतमंद पौधा निकलता है। और वो सेहतमंद पौधा जो है इन्वायरमेंटल इफेक्ट को बर्दाश्त कर लेता है, गर्मी सर्दी को, पानी की कमी बेशी को, ठीक है ना। बहुत सारी इन्वायरमेंटल कंडीशंस पौधे के ऊपर आती हैं और वो उनको बर्दाश्त कर लेता है। अगर इस तरह कमज़ोर बीज वाला पौधा बीज लगाया जाएगा उसमें पौधा निकल पहले नंबर पे तो निकलेगा नहीं। अगर वो उसमें से पौधा निकल आता है तो बैर वाले इन्वायरमेंटल कंडीशन को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, गर्मी सर्दी को, पानी की कमी बेशी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वो ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा। तो इसमें पहले ही हम बेहतरीन बीज का सिलेक्शन करते हैं, फिटेस्ट इंडिविजुअल सिलेक्शन, ताकि वो आने वाली हालात को फेस कर सके। तो रिप्रोडक्शन जो है ये क्या करते हैं, इंश्योर द सिलेक्शन ऑफ, रिप्रोडक्शन जो है इंश्योर द reproduction ensure the selection of fittest and best survive individual to reach the reproductive age. रिप्रोडक्टिव एज को पहुंचते हैं, जिसके अंदर बिल्कुल वो फिट है और बेस्ट सर्वाइव कर सकता है, हालात का मुकाबला कर सकते हैं। जिस माहौल के अंदर, जिस हैबिटेट के अंदर वो लिविंग थिंग्स रहते हैं, उसके अंदर जितनी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन उसके ऊपर आती है, वो सब उसके अंदर सर्वाइव कर सकते हैं, तो फिर वो रिप्रोडक्टिव तक पहुँचेगा। अदरवाइज वो मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन आ सकते हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम, डिजीज, इनकी ज़िद में आके वो पीछे रह जा सकते हैं, तो वो अपनी नस्ल को आगे नहीं बढ़ा सकता। सिर्फ फिट और बेस्ट सर्वाइव इंडिविजुअल दैट कैन सर्वाइव द फ्यूचर के अंदर वही सर्वाइव कर सकते हैं। तो इस तरह जो है बेस्ट कैरेक्टर जो है वो आने वाली नस्लों के अंदर ट्रांसफर होते हैं। इस तरह बेस्ट कैरेक्टर जो है, लूज कैरेक्टर जो है ना, क्योंकि लूज बीज हमने नहीं बीजा, लूज बीज को हमने कास्ट नहीं किया, तो हमने किसको कास्ट किया, सबसे फिट जो बीज है, बेहतरीन मजबूत और स्ट्रॉन्ग बीज को हमने कास्ट किया, तो उससे पौधा भी सेहतमंद कास्ट हो। तो इस तरह सेहतमंद कैरेक्टर ही आने वाली नस्लों को सेहतमंद बनाते हैं, सेहतमंद कैरेक्टर ही आने वाली नस्लों को सेहतमंद बनाते हैं। तो इस तरह सेहतमंद कैरेक्टर ही आगे नाली नस्लों में ट्रांसफर होते हैं। क्लियर बात। तो ये रिप्रोडक्शन और इसकी मेन इंपॉर्टेंस तो क्या क्या है, इसकी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की टाइप्स, ये कितनी टाइप्स के होते हैं। तो रिप्रोडक्शन जो है ये दो तरह की होती है। कितनी तरह की होती है, दो तरह की। एक को नंबर बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि मेल और फीमेल की गैमीट्स की इन्वॉल्वमेंट के बगैर ही नया जानदार पैदा होता है, यानी मेल और फीमेल गैमीट्स की फ्यूजन के बगैर ही नया जानदार पैदा होना, इसको क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। इन दिस मेथड इन्वॉल्व विदाउट इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, विदाउट
involve of the fusion of male and female gametes समझते ना, यानी स्पर्म और एग की फ्यूजन के बगैर ही, यानी स्पर्म और एग की फ्यूजन के बगैर ही नया जानदार पैदा होना, इसको क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं इसको? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ है कि बहुत से पौधों के अंदर जो है पौधे के दो तरह के पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। कौन से? सेक्सुअल पार्ट्स और एसेक्सुअल पार्ट। तो एसेक्सुअल पार्ट में इसके रूट्स, ब्रांचेस, स्टेम्स और लीव्स, ये इसके नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, जिसको हम वेजिटेटिव पार्ट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन पार्ट्स में आगे कोई नया जानदार बनता है। जैसे जड़ें हैं, बाद पौधों के हम जड़ें लगा देते हैं तो उससे नया पौधा निकल आता है। बाद पौधों के हम कलमे लगाते हैं, स्टेम को काट के छोटे छोटे, जैसे गुलाब की हैं, गन्ने की हैं, तो ज़मीन के अंदर बो देते हैं और उसमें से नया बिल्कुल सेम उसी करैक्टर का नया जानदार पैदा हो जाते हैं। बाद पौधों की जैसे प्याज है, लहसुन है, उसकी वो लीव्स होते हैं, वो ज़मीन में हम लगा देते हैं तो उससे नया जानदार बन जाता है। तो इस तरह ये मुख्तलिफ किस्म के मेथड हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें इसमें और दूसरा पार्ट इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें फूल है। फूल के अंदर मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं। ठीक है, मेल और ओवरी और स्टेमन्स होते हैं। तो उसके अंदर फिर स्पर्म और एग प्रोड्यूस होते हैं और फिर आपस में फ्यूजन होती है, इनकी मिलाप होता है, मिलाप होकर फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है, जाइगोट से फिर एक नया इंडिविजुअल बनता है। तो वो होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल और फीमेल की गैमीट्स की मिलाप के बगैर ही नया जानदार जो बनता है उसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या होता है? दिस मेथड इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ एम्ब्रियोज। दिस मेथड involved in fusion of gametes, fusion of male and female gametes। मेल और फीमेल गैमेट्स का आपस में मिलाप जो है, ठीक है, जैसे स्पर्म और एग आपस में फ्यूजन करते हैं तो क्या बनता है? जाइगोट। तो जाइगोट से क्या बनता है? आगे एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फिर आगे नया इंडिविजुअल बनता है। तो इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस मेथड के अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स जो हैं स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट से क्या बनता है? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से आगे नया इंडिविजुअल, नया जानदार बनता है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये मेल और फीमेल की मिलाप नहीं होता। तो उसमें वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, पौधे के वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, नया जानदार पैदा होता है, या पौधे के हो सकते हैं और देन अदर वो जो हैं एनिमल्स, इनवर्टिब्रेट्स एनिमल खास तौर पे, तो उनके अंदर भी ये करैक्टर होता है। तो उसके अंदर भी ये करैक्टर होता है कि उनमें भी मेल और फीमेल गैमेट्स की फ्यूजन के बगैर ही नया जानदार बनता है। तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज वाले हमने चैप्टर 5 स्टार्ट किया, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन हम डिस्कस की और इसकी इंपॉर्टेंस, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है कि एक जानदार जो है अपनी जैसा नया जानदार पैदा करता है अपनी नस्ल को कंटिन्यूस रखने के लिए। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्यों इतनी ज़्यादा है, ये क्यों लिविंग थिंग्स ऐसा करते हैं? तो क्योंकि ये फंडामेंटल कैरेक्टर है। तो इसलिए हमने इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी, इंपॉर्टेंस ऑफ द रिप्रोडक्शन के अंदर कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीशीज, अपनी नस्ल के जानदारों की मुसलसल मौजूदगी, ताकि वो आने वाली ज़िंदगी के अंदर वो मौजूद रहे। ठीक है, तो इसमें ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल, वालिदैन की खसूसियत आने वाली नस्लों के अंदर ट्रांसफ़र करना। तो इसमें रिप्रोडक्शन जो है ये इंश्योर द, ठीक है ना, ये यकीनी बनाती है, क्या यकीनी बनाती है कि वालिदैन की खसूसियत उनकी आने वाली नस्लों के अंदर ट्रांसफ़र हो। दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग। तो लिविंग थिंग्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करती हैं। क्यों ज़्यादा बच्चे पैदा करती हैं? क्योंकि वो से जो हैं
इंडिविजुअल जो हैं वो मौसमी हालात की वजह से, इन्वायरमेंटल फैक्ट की वजह से वो मर जाते हैं। उसमें डिजीजेस हो सकते हैं, कंपटीशन, जेनेटिक फैक्टर, रिप्रोडक्शन एज तक पहुंचने से पहले ही वो मर जाते हैं, ताकि अगर कुछ मर जाते हैं तो कुछ बाकी रह जाए, ताकि उनकी नस्ल जो है वो कायम रहेंगे। और नंबर 4 में फिटेस्ट इंडिविजुअल सिलेक्शन, यानी सबसे जो फिट है ऑर्गेनिज्म है वो आने वाली नस्ल के अंदर को कायम रखने के लिए उसको सिलेक्ट किया जाता है, ताकि बेहतरीन करैक्टर जो है वो आने वाली नस्लों के अंदर ट्रांसफ़र हो, ना कि कमज़ोर करैक्टर जो है वो आने वाली नस्लों के अंदर ट्रांसफ़र हो। तो इसकी टाइप्स को, रिप्रोडक्शन की टाइप, ये सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको भी हमने डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मुख्तलिफ किस्म के मेथड हैं, तरीक़ेकार है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।